स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं नोट्स के साथ में। एंड ये भी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं जानती हूँ आप लोगों का पेपर 9 को है, सो आप लोग परेशान मत होइए। मैं 9 से पहले ही मतलब 8 तक आपके सारे जो है वो यूनिट्स अपलोड कर दूँगी। एंड ये यूनिट 1 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो उसको ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप अपने जूनियर्स को भी शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे, तो मैं उनके भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपके जूनियर्स के लिए भी बेनिफिशियल है तो आप उनको भी मेरे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट का जो भी आपका कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, एसएलआर और सीआरआर के रेट्स के बारे में पढ़ के जाना है। नाबार्ड से आपको 2 से 3 एमसीक्यू मिलेंगे। एग्जिम बैंक के से भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। सिडबी आपको उसमें से एमसीक्यू मिल सकते हैं। एंड आपका रीजनल रूरल बैंक और IRDA, ये इससे भी आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पॉइंट आउट करके ली हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे थ्योरी डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई मतलब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, बट ये जो एक्ट स्टूडेंट वर्क करता है वो 1934 है। कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, जो एक्ट है वो 1934 है और इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। तो इससे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके प्रेजेंट जो गवर्नर है वो यहाँ पे ये 16 का दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे देखिए रेड से मार्क कर रखा है। जो 25th गवर्नर मतलब एट द प्रेजेंट टाइम जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। आरबीआई अगर बात करें सेटअप हुआ था रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन में? हिल्टन यंग कमीशन। ये रॉयल कमीशन था 1926 में। इनके कमीशन पे ही, इनके रिकमेंडेशन पे, ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही आरबीआई को सेटअप किया गया था। आरबीआई एक्ट जो है वो पास हुआ था 1934 में और इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी, मतलब इस्टेब्लिश हो गया था 1 अप्रैल 1935 में। सो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें कि ये क्या था जिस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये प्राइवेटली ओन्ड बाय और स्टार्ट हुआ था 5 करोड़ कैपिटल के साथ में। एंड ये फुल्ली जो है वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब इस ये फुल्ली मतलब उसी के थ्रू गवर्न की जाती है। 1 जनवरी 1949 ऐसे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई इस्टेब्लिश इन कोलकाता बट मूव टू इन मुंबई में 1937 में मूव हो गया था इसका हेड ऑफिस और अभी भी वहीं पे ही है। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर अगर हम बात करें, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा तो आप रहने दीजिए, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें बताई गई हैं कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगर लोकल बोर्ड की बात करें तो 4 जोन में इनके लोकल बोर्ड है, मुंबई को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। 30 जो 1 है, ये स्टूडेंट जो डेटा है ये 30 सितंबर मतलब 2016 तक का डेटा है। अगर आप चाहें तो डेट पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको फोकस करके बता देती हूँ। जैसे कि 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कौन से हैं आरबीआई के? एक है NIBM, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट, एंड ये है आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें गवर्नर होता है, फिर डिप्टी गवर्नर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होता है, फिर चीफ जनरल मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर सपोर्ट स्टाफ होता है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे आरबीआई के बोर्ड का। फंक्शन की बात करें तो आपको भी पता है कि ये क्या है, बैंकर ऑफ बैंक है। नोट इशू करने का काम आरबीआई करता है। गवर्नमेंट का बैंक है। फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल इसी के थ्रू किया जाता है। एंड क्लियरिंग हाउस सिस्टम भी यही कंट्रोल करता है और क्रेडिट को भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी सब्सिडरीज़ की बात करें, सब्सिडरीज़ ऑफ आरबीआई जो फुल्ली ओन्ड आरबीआई के थ्रू हैं वो देखिए मैंने ऊपर लिख रखी हैं। जैसे कि NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि सेटअप हुआ था 9 जुलाई 1988 में। हालांकि ये नहीं आएगा। मेजर जो शेक्स इसके वो हैं आपके नाबार्ड आपको ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसके फुल फॉर्म से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है।
नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ये आप ध्यान रखिएगा, नाबार्ड से भी आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि आरबीआई का एसबीआई के साथ में क्या रिलेशन है, तो एसबीआई अगर हम आपको बता दें कि एसबीआई जो है वो केम इनटू द एग्जिस्टेंस 1 जुलाई 1955, ठीक है। एंड एसबीआई एक्ट इज़ अ एजेंट ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है। एंड ऑल दोज प्लेसेस वेयर द आरबीआई डज नॉट मेंटेन इज ओन ब्रांच, जहाँ पे आरबीआई अपनी ओन ब्रांच मेंटेन नहीं करती है, वहाँ पे एसबीआई उसके एजेंट के रूप में काम करता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द आरबीआई एंड एसबीआई इज़ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आरबीआई क्या है, प्रिंसिपल है, और एसबीआई क्या है, एजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बात कर लेते हैं जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है उसके लिए दो मेजरमेंट होते हैं हमारे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है और क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैंक रेट का यूज़ करते हैं, मतलब बैंक रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम लोग क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेपो रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट जिसको हम RRR कहते हैं, उसके थ्रू भी हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे जो मेजरमेंट हैं स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हैं। कैश रिजर्व रेशियो जिसको CRR कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, ये रेट्स इसमें जो है यहाँ पे देखिए इंडिकेटर के साथ में मैंने प्रेजेंट आपको रेट दे रखी हैं कि CRR जो है वो प्रेजेंट टाइम में 3% है, SLR 18 है और रेपो रेट 4% है। RRR रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, बैंक रेट 4.25% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप वैसे याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। ये करंट डेटा मैंने आपको मार्च 2021 तक का दिया हुआ है जो कि अपडेटेड है। एंड क्वालिटेटिव मेजर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं उसमें क्वालिटेटिव को कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट एक्शन, मॉरल परसेप्शन है, आपका लेजिस्लेशन है और पब्लिसिटी है। इसके थ्रू भी हम लोग जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट बात कर ले एग्जिम बैंक, जैसे कि आपको पता है कि एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल institution in India for the coordinating the work of the institution engaged in the, देखिए मेन इसका काम होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड में कर रहे होते हैं काम, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। सो ये क्या है, एक तरीके से इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और पूरी तरह से ये GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो ओन किया जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था, सभी को आपको इस्टेब्लिश ईयर याद रखना है। नाबार्ड और इसका इस्टेब्लिश ईयर सेम है, ये ध्यान रखिए। एग्जिम बैंक भी 1982 में, नाबार्ड भी 1982 में, बट वो जुलाई में इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1 जनवरी में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या फैसिलिटेट करता है, इसको पर्पस क्या है बनाने का एग्जिम बैंक का, तो इसका पर्पस है फाइनेंसिंग और फैसिलिटेटिंग प्रमोटिंग द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। एंड दिस स्पेशलाइज्ड बैंक एजेंट लोन जो है ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को, और ऑल्सो भी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो भी गिव द गाइडेंस अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी, कंपटीशन के बारे में, रिस्क के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स को बताता है। सो इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, इसमें से भी आ सकता है। मेन फंक्शन जो एग्जिम बैंक है वो क्या काम करता है वो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर डिस्कस कर दिया, फिर भी आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि एग्जिम बैंक जो है वो फाइनेंसिंग का काम करता है, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड फाइनेंसिंग ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन लीज के बेसिस पे ये भी प्रोवाइड करता है। फाइनेंसिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर इन दी फॉरेन कंट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन में, इससे भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो फाइनेंसिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कंपनीज, ये काम किसका होता है, एग्जिम बैंक का होता है। प्रोवाइड करता है ये लोन किसको, इंडियन पार्टीज़ को, टू एनेबल देम द कंट्रीब्यूट द शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ जॉइंट वेंचर इन दी फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये सारे जो काम हैं ये हमारा एग्जिम बैंक करता है। आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका पर्पस क्या है, उसके फंक्शन क्या है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो आपका टॉपिक है सिडबी को हम लोग कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है स्टूडेंट। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
ये भी एक स्पेशलाइज्ड बैंक एजेंट है जो लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट लोन टू दी दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स। मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल जो बिजनेस यूनिट्स हैं या फिर इंडस्ट्री हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो अगर हम बात करें कि सिडबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो अक्टूबर 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट ऑपरेशन इसने काम कब से शुरू किया, अप्रैल 1990 में इसने अपना वर्क शुरू किया। तो ऑपरेशन मतलब इस्टेब्लिश तो हो गया था अक्टूबर में, बट इट केम इनटू दी फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं। सो वो फर्स्ट अप्रैल है, वैसे इस यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1 अप्रैल 1990। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, आप लोगों ने देखा भी होगा, गोमती नगर में है, फन के पास। आप लोग अगर आप लोगों को देखा होगा तो मैं इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि इसका हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ में है। एंड इज़ अ डेवलपमेंट बैंक, ये एक डेवलपमेंट बैंक है और ये एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करता है हेल्प जो होता है, हेल्प करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में वर्क करता है। इसका जो प्राइमरी एम होता है वो होता है प्रमोट एंड डेवलप दी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग देम दी वैल्यूएबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फाइनेंस। ठीक है, तो ये सिडबी का काम होता है। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। किसको? इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस को, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को या फिर इंडस्ट्री को। अब आप फंक्शन इसमें देख सकते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ब्रीफ में, क्योंकि फंक्शन से इसमें आ सकता है आपसे। फिर हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाबार्ड, जिससे आपसे एमसीक्यू पूछा ही जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नाबार्ड और एग्जिम बैंक ये कंफ्यूज मत होइएगा, इनके दोनों के एस्टैब्लिश ईयर सेम है। इसका भी 1982 है, बट ये इसका जो मंथ है वो 1 जनवरी है एंड नाबार्ड का 12 जुलाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ठीक है, सो नाबार्ड की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। ये भी स्पेशल एक्ट ऑफ बाय द पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था। दिस स्पेशलाइज्ड बैंक इज अ सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। इसको जो है ये एक सबसे पहली चीज़ है कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बैंक के थ्रू स्पेशलाइज्ड बैंक है और ये फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड करता है वो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को प्रोवाइड करता है। इट कैन बी प्रोवाइड क्रेडिट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए ये क्रेडिट जो प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के प्रोवाइड करता है थ्रू रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? रीजनल रूरल बैंक। आपको भी पता है कि हर गांव में रीजनल रूरल आरआरबीज होते हैं, ये हेल्प उनको प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड उनके थ्रू जो होता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो जाता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट स्पेशली टू द कोऑपरेटिव क्रेडिट्स इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। कोई भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज, आपका विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अलाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज, उन सबको ये हेल्प प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके फंक्शन की, तो इट्स टेक मेजर टूवर्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप ये सारे फंक्शंस को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देखिए लिखा है इंडियन बैंक लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो इंडियन बैंक लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज। देयर आर 2 टाइप। ठीक है, एक तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ये आपके सिलेबस में है, आगे आप देख लीजिएगा। बैंक जो होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस टू दी पुअर पीपल। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसी? माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग्स और माइक्रो इंश्योरेंस, किसको? पुअर पीपल्स को। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी आप फंक्शंस देख सकते हैं। एंड दूसरा होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था और ये भी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो है ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए, स्पेशली स्टूडेंट नाबार्ड, सिडबी का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए अपने अब एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आपको एमसीक्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी पे मैं हमेशा कहती हूँ थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एमसीक्यू कहीं से भी आएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा।
अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एनेक्टमेंट विच गवर्न दी फंक्शनिंग ऑफ बैंक। जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में होती है। नेशनलाइज बैंक कौन से हैं? जितने भी बैंक्स हैं ये सारे नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 हो, चाहे 1980 हो, एंड स्पेसिफाइड प्रोविज़न ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो। ये सारे ही नेशनलाइज बैंक जो होते हैं गवर्न करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, एसबीआई और उसके सब्सिडरीज जो हैं गवर्न बाय दी ऑल ऑफ दीज, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में भी आते हैं एंड 1959 में भी, और प्रोविज़न ऑफ द रेगुलेशन एक्ट 1949 भी गवर्न करते हैं। आरआरबी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आरआरबी गवर्न बाय रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 एंड दोनों एक्ट गवर्न करता है आरआरबी, मतलब रीजनल रूरल बैंक 1986 भी गवर्न करता है एंड प्रोविज़न ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी गवर्न करता है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों ही है। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो गवर्न बाय, ये सारे एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न करते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एज केस में भी, एंड पार्ट 5 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये तीनों ही एक्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न करते हैं। CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, और कैश रिजर्व रेशियो इस टाइम पे कितना है? 3%। अगर हम बात कर लेते हैं NBFI, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट इंडस्ट्रियल गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, तो DIGC जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन, SLR जिसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। आरआरबी एक्ट देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। एक्ट जो है वो 1934 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस 1949 है। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में मैंने नोट्स नहीं लिए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक लूँ उसमें मैं इसके नोट्स आपसे डिस्कस कर दूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्ट पास हुआ था 1999 में। बैंकिंग फंक्शनिंग सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, बैंकिंग के जितने भी काम होते हैं आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होते हैं। रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स मेंटेन बाय द बैंक इज कॉल्ड SLR। देखिए जो रेशियो बिटवीन होता है कैश इन हैंड और टोटल एसेट्स, ये मेंटेन किया जाता है SLR के थ्रू। नंबर ऑफ बैंक नेशनलाइज इन 1969, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। बैंक ऑफ बैंक आरबीआई है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेनली वर्किंग मीट टू द क्रेडिट नीड ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नाबार्ड है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आरबीआई डायरेक्टिव आता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में ये सारी चीज़ें आती, देखिए सॉरी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैन कंट्रोल्ड इज़ नॉट इंक्लूड, तो आरबीआई डायरेक्टिव इज़ नॉट इंक्लूड, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में बैंक रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट, ये सब चीज़ें आती हैं, बट क्रेडिट कंट्रोल नहीं क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई डायरेक्टिव नहीं आता है। So the basic regulatory authority of the mutual funds and stock market lies within, ये मैंने सेबी का भी क्वेश्चन ले लिया जो कि आपके सेकेंड यूनिट है, आप चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेबी मतलब जो हमारे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट की जाती है? सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें आरबीआई की, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के फंक्शंस देखिए, ये सारे ही फंक्शंस हैं, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। इट इज़ अ बैंक ऑफ इशू एंड एक्ट ऑफ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ अ बैंकर ऑफ द बैंक एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो ये चारों ही काम आरबीआई करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ये भी मैंने सेबी का क्वेश्चन एक ले लिया है, अकॉर्डिंग टू विच द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पिक अप the entire SBI share held by the RBI, सेबी शेयर्स जो है वो सेबी ही जो है वो
पिकअप करता है। नाबार्ड की बात कर ले, फुल फॉर्म आपको बताइए मैंने अभी नोट्स में, नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो 100 करोड़ थी। नाबार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री रमन कमेटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच इज लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज। ये देखिए, अब मैंने अभी आपको पीछे यही चीज़ मैंने आपको जो है नोट्स में डिस्कस की थी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड रूरल इंडस्ट्रीज को कौन गवर्न करता है? इट इज़ एपिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड सेटअप एसेंशियली एज अ डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोटिंग, दोनों तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो या फिर आपका रूरल एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने लिया है द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज प्रोवाइड द रीफाइनेंस ऑफ द रूरल क्रेडिट डिसबर्स बाय द, किसके थ्रू करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू एंड रीजनल रूरल बैंक के थ्रू। कहने का मतलब है ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम करता है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बट ये खुद से नहीं करता है, ये बैंकों को करता है। और कौन से बैंक को करता है? जो भी उस स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या फिर RRBs को करता है। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी मैंने सेबी का ले लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एंड कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, कौन सी एसेट्स नहीं है? सो करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये नहीं है, मतलब कौन सी है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस है, और आपका क्रेडिट बैलेंस विद आदि रिजर्व बैंक, ये भी है। कॉम्बिनेशन इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है? तो RRB जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस को प्रोवाइड करता है, ये सही है, बाकी सारे इसके गलत मैचिंग हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, तो कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है? तो चीफ एंड मनी लेंडर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, मतलब नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, RRBs नेशनलाइज सेक्टर है, और आपका कोऑपरेटिव बैंक भी नेशनलाइज सेक्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1982 में। इसके देखिए फंक्शन दिए हुए हैं, सारे ही फंक्शंस हैं इसमें, जो 5 दिए हुए हैं वो पाँचों ही फंक्शन जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो ये मैंने इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs लिए, इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कवर हो गई है। सो आई होप कि इसके थ्रू आपकी फर्स्ट यूनिट की अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें मैंने जो नोट्स इंपॉर्टेंट जो नहीं इसमें लिए हुए हैं वो आपका सिर्फ एक टॉपिक मैंने नहीं लिया है, IRDA और रीजनल रूरल बैंक के बारे में मैंने शॉर्ट नोट नहीं इंक्लूड किया है। सो आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए कि इसमें किस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए। हालांकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। इसी के बाद मैं आज आपकी सेकेंड यूनिट और कोशिश करूँगी थर्ड यूनिट में मैं आज आपके अपलोड कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब